अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप सर्दी से परेशानी होंगे और आपका हीटर नहीं बंद हो गया होगा। मेरा आज हीटर सुबह सुबह बंद हो गया, तो अभी पूरे मैंने टीम को कहा है कि जल्दी से हीटर ऑन करो मेरा, क्योंकि पता नहीं समझ ही नहीं आ रही मुझे ना, ये जो वेदर है, जब सर्दी ज़्यादा आती है तो ज़ाहिर है आपका जो वार्डरोब पहनने का अंदाज़ होता है। अब इसके लिए शो के लिए मुझे फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से ना मुझे सर्दी भी ज़्यादा लगती है। एनीवेज जी, ये मेरा सुबह सुबह का रैंट था जो मैंने बिला वजह किया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसके हवाले से हम बहुत बात करते थे कि इसकी निजकारी होनी चाहिए। उसके निजकारी के अमल में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने सख्त मुकाबले के बाद 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाकर कौमी फ़िज़ाई इदारे को 75% शेयर्स उसके हासिल कर लिए हैं। इस्लामाबाद में जी मुनक्किद होने वाली जो लाइव निजकारी का ये प्रोसेस था, उसके दौरान जो लकी कंसोर्शियम है वो भी दौर में शामिल रहा। ताहम हतमी मरहले में आरिफ हबीब ने कामयाबी हासिल की। मुआहदे के मुताबिक जी कंसोर्शियम को आइंदा 90 दिनों में बाकी 25% शेयर्स खरीदने का भी इख्तियार हासिल होगा। और ये निजकारी जहाँ हुकूमत के इस वसी तर इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है, जो IMF के साथ तय पाने वाले 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत जो खसारे में चलने वाले सरकारी इदारे हैं, उनकी निजकारी या फ़रोग से मुतल्लिक है। कई दहाइयों तक जी कौमी वकार की अलामत रहने वाली PIA मुसलसल माली नुकसानात हों, इंतज़ामी बदइनमानियाँ हों, हिफाजती खदशात के बायस शदीद बहरान का शिकार रही है। और ये हालिया पेशरफ्त जो एयरलाइन की मुमकिना बहाली है, इसकी जानिब भी एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये मनाजिर जी आप जो देख रहे हैं, कल PIA की निजकारी के हवाले से जो बोलियां लगी उसको लाइव दिखाया गया और आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की सबसे बड़ी बोली लगाई गई और इसके 75% शेयर्स उन्होंने हासिल कर लिए। उसके बाद कुछ मीडिया टॉक्स भी हुई, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर ये लोग बैठे भी, उन्होंने भी बात की कि PIA को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हमारे मुल्क के अंदर भी मौजूद रहे माजी के अंदर, और आवाम के अंदर भी खदशात ज़ाहिर रहते थे, और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारे मौक़ों के ऊपर मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब यादा ये किया जा रहा है कि इस निजकारी के प्रोसेस के बाद जो PIA है, जो कि हमारी कौमी एयरलाइन है, वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। इसको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा। सो ये एक अच्छी खबर है, जिसको हम वाइट एलिफेंट कहते हैं, जिस पे बहुत सारे हमारे मईशत बार बार आके कहते हैं जी कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, अपने मामलात को ठीक करना है। दूसरी जानिब IMF की जो शराइत है उसका भी एक हिस्सा ये रहा है। सो ये हमने सोचा कि सुबह सुबह आपको बता दिया जाए, अगर आपने मिस कर दिया कल ये डेवलपमेंट। अच्छा जी, अगली खबर हमारे पास है साल 2025, और अब हम डायरेक्ट PIA की निजकारी से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक लिमिटेड कहा जाए मगर अहम साल साबित हुआ है। एक तवील वक्फे, महदूद रिलीजेस और बदलते हुए सिनेमा कल्चर के बाद इस साल पाकिस्तानी सिनेमा ने एक बार फिर ख़ुद को मनवाने की कोशिश की है। अलबत्ता फिल्मों की तादाद कम रही, मगर जो बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी वापसी हो, मुख्तलिफ तरह के जॉनरस पे और इंटरनेशनल मयार के करीब जाने का एक संजीदा जो कोशिशें हैं वो भी देखने को मिली। ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली जो कॉमेडी फिल्म थी, लव कॉमेडी फिल्म कह लें, लव गुरु, उसमें हुमायूं सईद और माहिरा खान एक बार फिर हमें बड़े पर्दे के ऊपर नज़र आए, जिसे शायकीन की जानिब से खासा सराहा भी गया। इसके साथ साथ हॉरर फैमिली ड्रामा पर मबनी जो दीमक है फिल्म, वो भी रिलीज़ हुई, जिसमें फैसल कुरैशी हो, सोनिया हुसैन हो, समीना पीरज़ादा जैसे जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और अदाकार शामिल थे। और ये पाकिस्तानी सिनेमा में जो हॉरर फिल्म प्रोडक्शन है, इसकी एक संजीदा कोशिश भी समझी गई। साल के इख्तिताम पर एक और बड़ी फिल्म नीलोफर ने खासी तवक्कुआत पैदा की, जिसमें फवाद खान और माहिरा खान की जो एक OG जोड़ी है, उसको तवील अरसे के बाद दोबारा बड़े पर्दे के ऊपर देखा गया। अगरचा जो बॉक्स ऑफिस है, सिनेमा स्क्रीन्स हैं, इनकी कमी कह लें, नाजरीन की बदलती हुई जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। लेकिन 2025 में पाकिस्तानी सिनेमा मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं है। आज हम इस पर बात करेंगे कि 2025 में पाकिस्तानी सिनेमा में हमने क्या ऑब्जर्वेशंस की, कहाँ खड़ा है, फिल्मों ने क्या असरार डाले, इस सब पे बात करेंगे। हारून शुएब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हारून साहब कि आपने हमें वक्त दिया अर्ली इन द मॉर्निंग।
सबसे पहले तो हम एक एनालिसिस लेंगे आपसे। आपके नज़दीक 2025 पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? आपने बिल्कुल सही कहा था हरमला के खामोशी भी रही थोड़ी सी। 3 फ़िल्में काबिल ज़िक्र हैं जो कि आपने जिनका नाम लिया जो 2025 में आई। लेकिन 1 साल में 3 फ़िल्में आना ज़ाहिर है कि किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए सस्टेनेबिलिटी पैदा नहीं कर सकता। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, और फ़िल्म मेकिंग जो है वो एट द एंड ऑफ द डे एक बिज़नेस वेंचर ही होता है। प्रोड्यूसर को अपने पैसे जो हैं वो फाइनेंसियर को वो रिकवर करने होते हैं। तो कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी स्क्रीन्स हैं, और अब पाकिस्तान में इस वक्त कितने सिनेमा गोअर्स हैं, हम देख सकते हैं कि 3 फ़िल्मों के थ्रू तो ये बिज़नेस सस्टेन करना अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा फ़िल्में आने की ज़रूरत है, ज़्यादा स्क्रीन्स की ज़रूरत है, टिकट प्राइसेस कम करें, सिनेमा गोअर्स की तादाद बढ़नी चाहिए। अगर एक फैमिली 4 लोगों की फैमिली के लिए जो है ये फ़िल्म देखने का जो भी एक एंटरटेनमेंट है, वो 4000 से 5000 कॉस्ट करता है। अगर आप उसमें कोई भी मशरूब शामिल कर लें और साथ पॉपकॉर्न्स हों, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि ये एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, उसके लिए पाकिस्तान में 5000 या 6000 खर्च कर देना अपनी एंटरटेनमेंट के ऊपर हर महीने या हर वीकेंड मुमकिन नहीं होगा। सो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि सोचने वाली हैं इस इंडस्ट्री के हवाले से। फिल्में कंटेंट के हवाले से अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में तीनों फिल्में जिनका आपने जिक्र किया, तीनों ही बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। तो पाकिस्तान में जो है वो फिल्म मेकर्स कभी भी किसी फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं। वो जॉनरास के साथ भी जो है वो प्ले करते हैं, वो प्लॉट्स के साथ, स्टोरी लाइंस के साथ भी जो है वो वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरह के हम देखते हैं कि बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर एक फिल्म हिट होती है तो फिर उसी तरह की फिल्में यक्के बाद दीगरे बनती चली जाती हैं। पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि नई नई जॉनरास को ट्राई किया जाता है, और फिल्म मेकर्स कभी भी जो ये नहीं होता कि जो रोमांटिक कॉमेडी अगर चल गई है तो फिर वही फिल्में बनती चली जाएं। जितनी भी बनती हैं वो मुख्तलिफ ही होती हैं एक दूसरे से। बिल्कुल ठीक है, आई सो अग्री विद दैट एंड आई एम ग्लैड कि हम मुख्तलिफ जॉनर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आपकी वाली बात हारून शोएब साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही बात है कि हम जब लाहौर में मैं रहती हूँ तो हमारे पास स्पेसिफिकली एक ही इंटरटेनमेंट होती है जी, खाना खा लो जाके ना रेस्टोरेंट में। इसके अलावा हमारे पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है कि हम सिनेमाज में बहुत सारी मूवीज़ देख रहे हैं या कोई और एक्टिविटी उस तरह से नहीं है। सिनेमाज को एक्सेसिबल बनाना हर तबके के लिए और एक क्लास के साथ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्लास के एलिमेंट को मेंटेन रखना, ये एक अभी तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल जी, और सवाल यही पैदा होता है कि किस तरह हम अपने सिनेमास को सस्टेनेबल बनाएंगे कि वो साफ सुथरे महफूज माहौल भी मुहैया कर सकें अपने विजिटर्स को, लेकिन साथ ही साथ वो अफोर्डेबल भी रहें। तो ये एक सिचुएशन तभी पैदा होगी अगर हम हर हफ्ते एक नई फिल्म जो है वो, या हर 2 हफ्ते के बाद, या कम से कम महीने में एक नई फिल्म सिनेमा घरों में लगे। तो फिर लोग जो हैं वो आएंगे भी ज़्यादा तादाद में, वो टिकट प्राइस कम हो पाएगी, और वो सिनेमाज भी अपने आप को सस्टेनेबल बना सकेंगे। बिजनेस जो है वो सेंस बनाएगा। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी स्क्रीन्स हैं, अगर हर स्क्रीन के अंदर आप 300 या 400 के हवाले से भी सीटों का मल्टीप्लाई कर ले, तो पहले 3 या 4 दिन निकाल कर अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो फिल्म का बजट पूरा होता नजर नहीं आता। तो ये बहुत अहम बात है कि ये पूरी इंडस्ट्री जो है और फिल्म मेकर्स ये बैठकर सोचें कि बिग बजट फिल्म बनाने की जो एक दौड़ भी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में रही है। हर फिल्म के बारे में सुना जाता है जी ये पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है, फिर उसके बाद सुना जाता है कि जी ये इस फिल्म ने इतना बिजनेस कर लिया। तो वो हमें ये ज़रा रियलिस्टिक चेक लेने की ज़रूरत है कि हमारी फिल्में किस नौइयत की होनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमें कितना बड़ा ग्रैंड स्केल बनाने की ज़रूरत है, बड़े सेट्स लगाने हैं या नहीं। जिस तरह का सॉन्ग एंड डांस हम देखते हैं कि ट्रेडिशनली हम कोशिश करते हैं या एस्पायर करते हैं कि वो स्केल हमें अचीव करना है, उसकी ज़रूरत है या नहीं। हमने देखा है कि इरानियन फिल्में जो हैं वो बहुत कम लागत से बनती हैं, लेकिन वो कमर्शियली सक्सेसफुल रहती हैं। उनके अंदर एक अपनी तरह की सेंसिबिलिटी होती है। या अगर आप यूरोपियन फिल्में देखें या एक्सपेरिमेंटल फिल्में, आर्ट हाउस सिनेमा देखें, तो वो उन चीज़ों की ज़रूरत है कि उनके बारे में भी सोचा जाए। पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स सरमद ऐसी फिल्म बना चुके हैं, कमली हमने देखा था कि बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत बड़े बजट की नहीं थी, बहुत बड़ा स्केल नहीं था। तो 2025 में हमने ऐसी कोई फिल्म आते हुए नहीं देखी जो कि एक छोटे स्केल पे बनी हुई है। दीमक के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। दीमक एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, और अगेन परवीन शाकिर साहिबा जहन में आती हैं, उनके बेटे जो थे आदिल,
वो बाहर से आकर उन्होंने इस फिल्म में इन्वेस्ट किया और फिर दीमक बनी, जो कि हमने देखा कि उसका स्केल भी फर्क था। या वो फिल्म जो थी वो बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा सुपरहिट नहीं थी, लेकिन आई एम श्योर कि आदिल को उससे नुकसान नहीं हुआ होगा। और इसी तरह की अप्रोच लेकर और फिल्म मेकर्स आएंगे, अच्छी कहानियां लेकर आएंगे और फिर अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी, और जो देखने वाले हैं सिनेमा, वो सिनेमा का रुख करेंगे। अच्छा, मेरे दो और सवाल हैं। पहला सवाल मेरा इन बड़े सेलिब्रिटीज़ के हवाले से है, जिनको हम कहते हैं कि जी बड़े पर्दे के ऊपर नज़र आना चाहिए। जैसे अभी हम फवाद और माहिरा खान की बात कर रहे हैं, इनकी जो एक केमिस्ट्री थी हमने हमसफ़र के बाद देखी, लोग बहुत विलिंग थे कि हम इनको दोबारा देखें, बड़े पर्दे के ऊपर देखें, आए। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे जो कि बड़ा नाम है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कह लें या इंडस्ट्री का कह लें, अब वो फिल्म्स की तरफ आने से अभी भी रिलक्टेंट हैं। बहुत सारे लोग ड्रामास की हद तक महदूद हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिल्म्स के अंदर भी काम करें और फ्रीक्वेंटली काम करें। एक या दो फिल्में में काम करने के बाद वो रुक जाते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं मिलता, वट एवर द रीजंस आर। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि हमें जो अपने बड़े स्टार्स हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको बड़े पर्दे के ऊपर देखना है और आवाम देखना चाहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अगेन अरमाला, देखिए कि कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो कि अब ये प्रेजुडिस रखेंगे। एक जमाना था जब कहा जाता था कि जो फिल्म पे बड़ी स्क्रीन का जो अदाकार है वो छोटी स्क्रीन पे नहीं आएगा, या छोटी स्क्रीन का अदाकार जो है वो बड़ी स्क्रीन पे नहीं आता। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद हमें पता है कि दुनिया भर में ये बैरियर टूट गया है। फिल्म और टेलीविजन के अदाकार जो हैं वो एक ही लॉट होता है। और हम अगर पाकिस्तान के हवाले से भी देखें, चाहे वो फवाद हो, मायरा हो, आप सजल को देख लीजिए, आप फहाद मुस्तफ़ा को देख लीजिए, महविश हयात को देख लें, ये सब लोग जो है ये टेलीविजन के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो फिल्म भी करते हैं जब भी मौका मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि अब वो एक बहुत रिलक्टेंस रही हो। सिर्फ बात यह है कि फिल्में बनी अगर आपकी साल में 3 रही हैं, तो कितने अदाकार हैं जो कि उन फिल्मों में अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। समीना पीरजादा टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम, वेटरन, वो आपको फिल्म में नजर आई। फैसल कुरैशी नजर आए, सोनिया हुसैन नजर आई, इसी तरह नीलोफर में दोनों मेन कैरेक्टर्स, और बाकी भी जो साइड कैरेक्टर्स थे वो भी सारे जो थे वो आपको टेलीविजन इंडस्ट्री के ही दिए हुए नजर आते हैं। बहुत कम ऐसे एक्टर हैं एक्चुअली। अगर आप लाहौर की खास तौर पे बात करें तो शान शाहिद साहब जो है वो अभी एक फिल्म दोबारा बना रहे हैं। हमने उनको कभी टेलीविजन पे एक्टिंग करते नहीं देखा, लेकिन वो भी अब जो है वो इस हवाले से उनको भी सोचने की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट ये बात नहीं होती। पाकिस्तान में अगर किसी भी ड्रामा इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को आप एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी, अच्छा किरदार ऑफर करेंगे, आई एम श्योर दे ऑल डेफिनेटली लव टू फीचर इन दैट फिल्म। और नायाब में हमने देखा है, इससे पहले हमने ये देखा कि साइमा जो है वो ड्रामों की तरफ आई। हमने देखा है कि मीरा जो है वो भी ड्रामों के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इस तरह का क्रॉस ओवर चलता रहता है, और अब तो ये लाइन और भी ब्लर हो गई जब से ओटीटी आया है। बिल्कुल ठीक है। और अब मेरा आर्ट मूवीज़ के हवाले से एक सवाल है, जो आपने भी पहले भी कहा। जी जी आर्ट जी। मूवीज़ अब पाकिस्तान के अंदर आई बिलीव कि अभी भी हमारी ऑडियंस आर्ट मूवीज़ को बहुत लिमिटेड है जो डाइजेस्ट करती है। हमें इंटरटेनमेंट, लव कॉम, ये इस तरह की चीज़ें बड़ी ज़्यादा फैसिनेट भी करती हैं, और हमने देखा है कि ये रुझान उस तरह से रहा है। बहुत सारे लोगों के नेलोफर के हवाले से भी बड़े मिले जुले तासुरात थे जब मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा कह रहे थे, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। जो आर्ट मूवीज़ हैं, जैसे हमने अभी कमली का जिक्र किया कि कम बजट की लेकिन एक बहुत ही एक्सेप्शनली क्यूरेटेड फिल्म थी जिसको सरमद खूसट ने बनाया, और वो चीज़ अभी तक आप समझते हैं कि एज अ ऑडियंस भी लोगों के अंदर आर्ट मूवीज़ को लेकर थोड़ा रुझान या एक्सेप्टेंस या उसको डाइजेस्ट करने का मामला मौजूद है? मैं ये समझता हूँ उर्मिला कि ये मैं उन लोगों में से हूँ जो कि ये बिलीव करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को आप जो है वो ये नहीं कह सकते कि जी वो सिर्फ ऑडियंस को रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर ऑडियंस आएंगे तो फिल्म उस हवाले से बनाई जाएगी। फिल्म डायरेक्टर्स की या फिल्म के जॉनरा की इनहेरेंटली एक ये रिक्वायरमेंट है कि वो अपने ऑडियंस को एजुकेट भी करे, एलिवेट भी करे, उनकी एस्थेटिक्स को, उनके सेंसिबिलिटीज को, उनकी सोशल कॉन्शियसनेस को एलिवेट करे, उसको बढ़ाए। तो सिनेमा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे लगता है कि ये कह देना कि जी ऑडियंस देखना सिर्फ लव कॉम चाहती है
या लाइट हार्टेड फिल्में देखना चाहती है तो हम इसी तरह की फिल्में बनाए चले जाएंगे। ये मुझे लगता है कि कुछ नाजायज बात है। आपने अपनी पूरी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल मीडियम आपके पास है, और इन फिल्म मेकर्स में से आप सबसे बात करके देख लीजिए, जब ये यंग होते हैं, जिस वक्त ये एस्पायर कर रहे होते हैं कि फिल्म बनाएंगे, उस वक्त इन सब के पास बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज होते हैं कि जी हम ऐसी फिल्म बनाएंगे, वो माशरे के ऊपर ऐसे असर डालेगी। और जब वो बात आती है उसकी एग्जीक्यूशन की, तो उस वक्त जो है वो इन चीज़ों के ऊपर सोचना छोड़ देते हैं, और फिर उनको समझ में आ जाती है कि मार्केट कैसे, कॉमर्स कैसे काम करती है, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, फाइनेंसियर को क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, अप्रोच रखनी चाहिए। लव कॉम भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि बात अगेन स्केल की जा रही है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में स्केल को जो है वो वर्कआउट करने की जरूरत है, उसको क्रैक करने की जरूरत है। कितनी बड़ी फिल्म बनानी है हमने, कितना बजट लगा देना है उसके ऊपर, क्योंकि हमने उसको रिकवर भी करना है। तो इसके अंदर पूरी एक बिजनेस साइंस है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को इस वक्त जरूरत है। आप ये देखिए कि फिजा और नबील ने पिछले साल में 2025 में कोई फिल्म नहीं बनाई। इसी तरह दूसरे बड़े डायरेक्टर्स जिन्होंने अच्छी सक्सेसफुल फिल्में बनाई थी, उन्होंने 2025 में कोई फिल्म नहीं दी। तो आप पूरे साल में अगर 3 फिल्में आ रही हैं, या गिनती की जो काबिल जिक्र फिल्में हैं वो सिर्फ 3 हैं, बाकी छोटी छोटी फिल्में जिनको शायद ऑडियंस 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं देखा, उस उन फिल्मों का कोई फायदा नहीं है। तो ये बिजनेस जो है, अब आशिर वजाहत फिल्म मेकिंग की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह और यंग लोग जो हैं वो फिल्म मेकिंग की तरफ आ रहे हैं। तो उनसे उम्मीद है, आपने आशिर की जॉन देखी होगी, बड़ी टॉपिकल, बहुत अच्छी फिल्म। तो इस तरह की फिल्में बनाने की जरूरत है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो फिल्म मेकर्स के लिए, लेकिन फ्रीक्वेंटली से बनाई जा सके। हर साल में अगर 12-15 फिल्में आए पाकिस्तान इंडस्ट्री में, तो फिर हमें लगेगा कि ट्रेंड भी बदल रहा है, और पाकिस्तान का फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो अपनी लैंग्वेज भी बना पाएगा, कि उसकी अपनी एक लैंग्वेज होगी जो कि ऑडियंस के साथ भी रेजोनेट करेगी। तो हमने जिस तरह कमली का जिक्र किया था, या अभी आप नीलोफर की बात कर लीजिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अदर देन द बिग 2 मेन स्टार्स, बाकी फिल्म के ऊपर इतना खर्चा नहीं हुआ था ऑब्वियसली। तो लेकिन यह है कि वो फिल्म उसके बावजूद भी नाजरीन में उसके ऊपर बात होती रही, लोग सिनेमा में देखने गए। आई एम श्योर जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी उतनी रिकवर कर ली गई होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक और मुझे सवाल दे दिया अपनी कॉन्वर्सेशन में। जो आपने अभी आशिर वजाहत का जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो कि मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। फिल्म मेकिंग की मैं बात कर रही हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़ी लॉट है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जो फिल्म मेकिंग पढ़ रही है, अच्छी फिल्म मेकिंग पढ़ रही है। जब हम वर्चुअल ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन जब बारी आती है मूवीज़ बनाने की, कंट्रीब्यूट करने की, तो दे प्रेफर कि वो हॉलीवुड में जाएं, वो बॉलीवुड में जाएं, या वो कहीं बाहर जाकर सर्व करें। हम हमेशा कहते हैं ना, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, डॉक्टर्स जा रहे हैं या इंजीनियर्स जा रहे हैं, बट ये फिल्म साइट के ऊपर भी बहुत सारे यंगस्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा है, तो दे प्रेफर कि जी हॉलीवुड में जाएँ। और हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये भी एक इशू है कि यंग फिल्म मेकर्स को यहाँ पे भी हमने कुछ स्पेस क्रिएट करके देनी है। बिल्कुल, क्रिएटिव इंटेलेक्ट का ड्रेन जो है, जिस तरह आप बात करिए कि ब्रेन ड्रेन, ठीक है, प्रोफेशनल्स भी जाते हैं, लेकिन हमारे क्रिएटिव लोग भी बाहर के लिए एस्पायर करते हैं और बाहर ही जाना चाहते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगेन वही बात है कि क्योंकि वो एक क्रिएटिव ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, कि वहाँ पे जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर एक एक वायबल प्रोफेशनल करियर भी बिल्ड कर सकें उसके अराउंड, तो लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 2025 की एक खुशाइन बात ये रही कि गवर्नमेंट ने भी इस तरफ देखना शुरू किया, और आपको मालूम है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बिलखसूस इसके ऊपर ऐलान भी किया कि एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं लाहौर में, और फिल्म फंड भी कायम किया गया है कि नई फिल्में, अच्छी फिल्में, स्क्रिप्ट लोग जमा कराएं, और उसके ऊपर जो है उनको फंडिंग दी जा सकती है हुकूमत की तरफ से। मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा कदम है। आई होप कि ये इम्प्लीमेंट भी हो उसी तरह जिस तरह हमने इसके बारे में पढ़ा सुना है और बताया गया है। तो अगर ये 2026 में इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें से क्या प्रोडक्ट्स निकलती हैं। अगेन हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि वो फिल्में इंडिपेंडेंट हो, उसमें क्रिएटिव मेरिट हो, और उसको जो है किसी तरह भी एडिटोरियली कंट्रोल ना किया जाए हुकूमत की तरफ से, क्योंकि फंडिंग अगर वो कर रही है तो अगर अच्छा प्लेइंग फील्ड दिया जाए, फैसिलिटीज दी जाए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी वेल इक्विप्ड फिल्म सिटी कायम कर दी जाए लाहौर में, या पंजाब के किसी और इलाके में, या कराची में, और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में, तो फिर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को वो इंजेक्शन मिलेगा
जो वो बूस्ट इन द आर्म जिसको कहते हैं ना, वो मिलेगा कि फिर जो है वो अपने पैरों पे भी खड़ी हो सकेगी, बिल्कुल वो सही। वायबल करियर भी बनेगा, और यंगस्टर्स भी इसकी तरफ आएंगे और पाकिस्तान में फिल्में बनाएंगे। 2026 में कौन कौन सी फिल्म्स आ रही हैं हारून साहब? सुना है जी कि शान और मीरा मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरे ख्याल में उनको जरूर बनानी चाहिए फिल्म, लेकिन अब अगेन सिनेमा बहुत हद तक चेंज भी हो गया है। शान की हमने कुछ पुरानी फिल्में देखी हैं रिसेंट एराज में, जो कि शायद उस तरह बिजनेस नहीं कर या पाई। मीरा बहुत अरसे से फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी, तो उनको भी जरूरत है कि वो इसके ऊपर थोड़ा सा सोच लें। मेरे ख्याल में किसी और डायरेक्टर को इन्वॉल्व कर लें, या स्क्रिप्ट के हवाले से जरा ज्यादा मेहनत की जाए। तो वो फिल्म आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इसके अलावा भी दो तीन फिल्में हैं जो कि आई थिंक माया इन अली और द बिलाल मेकिंग है। अशरफ की मूवी आ रही है खान बिल्कुल तुम्हारा, ईद उल अजहा के बिल्कुल, ऊपर। खान या तुम्हारा आ रही है या जी। उसके हमने देखा कि अभी उसका रिलीज हुआ ट्रेलर और वो टीजर, टीजर। नॉट ट्रेलर। या तो हाँ बिल्कुल, वो आ गया है। तो वो फिल्म शुड बी गुड। या उसका अगेन हम देखेंगे, माया और बिलाल दोनों फिल्म कर चुके हैं पहले, तो उनका मैजिक किस तरह का रहता है। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये दो तीन बड़ी फिल्में होंगी, लेकिन दो तीन फिल्मों से काम नहीं होगा अरमला। हमें और ज्यादा फिल्मों की जरूरत है इस इंडस्ट्री के लिए। तो 2026 में आई होप कि हम कम से कम 10 फिल्में देख सकें। तो मैं बात कर रहा हूँ यासिर नवाज से, मैं बात कर रहा हूँ फिजौर नबील से, मैं बात कर रहा हूँ वजाहत रऊफ से, सरमद मैं उन खूसट लोगों से से। बात कर रहा हूँ, सरमद खुसट से। बिल्कुल, या डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली। तो वो लोग फिल्में बनाएं, और बेशक बड़ी फिल्म ना हो, छोटी फिल्म बनाएं, लेकिन हम उसको देखने के लिए सिनेमा जरूर आएंगे। वी इंशाल्लाह। अश्योर यू दैट। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत शुक्रिया। हारून शोएब हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2025 कैसा रहा और 2026 कैसा रहने वाला है, इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आजकल के दौर में जब हम माशरे में तालीम को अक्सर वसाइल और मराज से जोड़ देते हैं, कराची की चंद बाहिम्मत ख़वातीन का जो कायम करदा बैठक स्कूल नेटवर्क है, ये एक ऐसा मॉडल है जो कि बड़े दावों की बजाय हिकमत अमली के साथ साथ गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तालीम को समाजी तब्दीली का जरिया बना रहा है। एक ऐसी तहरीक जो आज पूरे पाकिस्तान में एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। ड्राइंग रूम हो, बैठक हो, और हत्ता के गाड़ियों के गैराज से शुरू होने वाला ये सफ़र आज हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है। ये तालीमी नेटवर्क जी न सिर्फ कम वसाइल वाले बच्चों को तालीम फराम कर रहा है, बल्कि उन्हें खुद एतमादी हो, किरदार साजी हो और ज़िंदगी से मोहब्बत भी सिखा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैठक स्कूल नेटवर्क से अस्मा फयाज, नाइब सदर हैं बैठक स्कूल नेटवर्क की, जो कि ना सिर्फ एक तालीमी मिशन की क़यादत कर रही हैं, बल्कि एक कहा जाए कि नस्ल दर नस्ल जो समाजी विजन है इसको भी आगे बढ़ा रही हैं। वो विजन जो उनकी वालिदा और उनकी सहेलियों ने 1990 की दहाई में अपने घरों की बैठक से शुरू किया था, आज ये सफ़र जारी और सारी। इस वक्त अस्मा फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा, हमें ज़रा अपने इस बैठक जो नेटवर्क है, ये जो आप लोगों ने, आपकी वालिदा और उनकी सहेलियों ने स्टार्ट किया था 1990 में, इसके हवाले से बताएं कैसा जा रहा है ये सफ़र, और अब तक आप लोगों कितने बच्चों को, कितने लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, आप जहां हम तालीम और इसकी बात करें। बहुत शुक्रिया कि आपने आज मौका दिया। ये है ना 1996 से स्टार्ट हुआ था। Okay. और उस वक्त में जो है ड्राइंग, इसका नाम भी इसी वजह से बैठक रखा गया कि एक कमरा लोगों ने अपनी बैठक दी और एक टीचर की बुनियाद पर यह कायम हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 140 स्कूल हैं और 50,000 से ज़ायद बच्चे हमारे पास से पढ़ के जा चुके हैं और एक अच्छे आला मुकाम पे वो पहुंच चुके हैं। और इस वक्त में भी जो है बच्चे 20,000 से ज़ायद इनरोल्ड हैं हमारे पास से, और वो तालीम के अपने सफ़र को जारी रखे हुए तो हैं। अस्मा, मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे बच्चों को रिक्रूट करते हैं, यहाँ पर कौन से बच्चे हैं, आप लोग खुद से प्रोसेस होता है, मतलब सारा मैकेनिज्म हमारे देखने वालों के साथ थोड़ा शेयर करें। अच्छा, ये है ना हमारे स्कूल सारे हैं ही स्लम एरियाज़ में, जहाँ पे कि जो बच्चे ख़ुद तालीम हासिल नहीं कर सकते, तालीम से महरूम रह जाते हैं, उन ही बच्चों के लिए हमने ये स्कूल खोले।
और बिल्कुल उस वक्त में फ्री इसको रखा गया, और बाद में बहरहाल थोड़ी सी एक बहुत मामूली सी फीस से रख ली गई, ताकि बच्चे रेगुलर हों और तवज्जो के साथ टाइम दें, पढ़ें। तो ये है कि हमारा मकसद उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो कि ख़ुद तालीम हासिल नहीं कर सकते या उनकी अप्रोच में नहीं है। और इस तरह से हम वहाँ पे टीचर्स भी जो भी हम रखते हैं उसी एरिया से रखते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास इस वक्त में 1200 टीचर्स हैं जिनको कि हम रोज़गार फराहम कर रहे हैं। और बाकी ये है कि हमारे अदर स्टाफ वगैरह में कुछ अफराद हैं, और बाकी हमारी पूरी मैनेजमेंट जो है वो वॉलेंटरली इसके लिए काम कर रही है। और बिल्कुल। पहले भी बहुत सारे लोग जो जिन्होंने किया, सबने वॉलंटियर वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से तो हमारा अच्छा अस्मा, प्रोजेक्ट चल मुझे रहा अब है। ये बताएं, जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर स्लम एरियाज़ में आपके स्कूल्स हैं, ये सिस्टम चलाने के लिए फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं आई बिलीव। तो जी। आप इस सारे सिस्टम को कैसे चला रहे हैं? कोई हुकूमती सपोर्ट है नहीं, या इदारा आपका कोई है, या कोई और डोनर्स हैं? कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सारे सफ़र के अंदर? अच्छा, बहुत सारे लोग जिस तरह से आजकल जो जो भी कोई कंपनीज हों उनको भी सीएसआर वगैरह करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो सीएसआर के ज़रिए, और बहुत सारे इस तरह से हैं कि जो पाकिस्तान में भी आप देखें कि खैर का पहलू बहुत ज़्यादा है, और लोग बहुत कसरत के साथ, मुसलमान बहुत ज़्यादा अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात, ये सारी चीज़ें भी देते हैं। उसके अलावा भी जो है वो अपने सदका जारिया के लिए भी काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए भी, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं और अपने सदका जारिया के लिए जो है वो करते हैं। और हमारी आप देखें कि 1200 रुपये पर मंथ जो है वो सिर्फ एक महान एक बच्चे को पूरे महीने अगर पढ़ाने का खर्च आता है तो वो सिर्फ 1200 रुपये। इस तरह से 14,400 रुपये में पूरे साल जो है वो एक बच्चे को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। और जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अलहम शरिया से भी हम सर्टिफाई हैं, और एफबीआर वगैरह सारे हमारे लीगली सारी चीज़ें हैं, टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं। तो इस वजह से लोग हमें बहुत ज़्यादा अपने सीएसआर वगैरह के लिए भी ठीक रुजू है। करते हैं। तो अब मुझे बताएं कि आप इस सारे जर्नी को लीड कर रही हैं अस्मा, टीचर्स, वॉल्टियर्स, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं जो स्लम एरियाज़ में आपके स्कूल्स हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे इलाकों में हम देखते भी हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स, आप जहाँ उनको फैसिलिटी नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, और अगर है भी तो कुछ पेरेंट्स बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, बहुत सारी रीजंस हैं। आप इस हवाले से भी कोई काम कर रही हैं कि स्लम एरियाज़ में जिन बच्चों के वालिदैन विलिंग नहीं हैं उनको भी कन्विंस करना, उन बच्चों को भी एजुकेशन देना, और जितना मैक्सिमम हो सके आप लोग पुश करें उनको? अच्छा, ये है ना, बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ में तो मुश्किल पेश आई और आती है, क्योंकि बच्चे अमूमन जो वालिदैन हैं उनके लिए रोज़गार का ज़रिया होते हैं। हमारे माशरे में जो है वो चाइल्ड लेबर एक बड़ा मसला है, और वालिदैन भी जहाँ पे भी काम पे जाते हैं अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है उनको इस चीज़ पे कायल करना कि वो अपने बच्चे को रोज़गार से हटाकर और जो है वो स्कूल भेजें। इस वक्त में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे पढ़ते हैं कि जो कि पढ़ाई के बाद जाके अपने रोज़गार में वालिदैन की मदद करते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो हम फिर है ना इस तरह से भी करते हैं कि ना सिर्फ बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, बल्कि उनकी मदर्स को भी बुलाते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, उनके साथ उनकी भी तरबियत का भी इत्माम करते हैं। ये हमारा बड़ा अलमिया है कि जिन जगहों पर हमने अपने स्कूल्स खोले हुए हैं इस्लाम एरियाज़ में, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान ख़वातीन या मुसलमान फैमिलीज़ भी ऐसी हैं कि जिनको कलमा भी बाज़त नहीं आता। तो फिर हम उनको भी अवेयर करते हैं, उनको भी चीज़ें सिखाते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम अगर उनकी माँ को सिखाते हैं तो समझे कि एक नस्ल को सिखा रहे हैं। वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरा ख़ानदान जो है वो हमारी बात को समझता भी है, सुनता भी है,
और अल्हम्दुलिल्लाह के 30 साल से हम जब इलाके के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर उसके नताइज भी हासिल होते हैं। तो अस्मा मुझे बताइए कहाँ कहाँ पे हैं आपके स्कूल्स? आप सिर्फ पंजाब के अंदर हैं, कहाँ आपने एक्सपेंड किया है, इसके हवाले से बताइएगा। नहीं, हमारे पंजाब में भी हैं, सिंध में भी, बलूचिस्तान में हैं, ओके। सवात वगैरह हर जगह पे मौजूद हैं। और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई जब हमने स्कूल वहाँ पे कायम किए। तो उसके लिए हमें अभी भी यानी कि वहाँ पर हम गए, वहाँ पर बच्चियाँ कहती हैं कि हमारे तो ख़ानदान में कोई नहीं पढ़ा लिखा, और मैं पहली बच्ची हूँ पूरे ख़ानदान में जो तालीम हासिल कर रही है, जो स्कूल आ रही है, जो स्कूल देख की शक्ल जिसने देखी है। और फिर हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो सिर्फ तालीम हासिल ना करें बल्कि कोई ना कोई हुनर हमारे पास से सीखें। तो फिर हम उनको हुनर भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि सिलाई सिखा दें। और आजकल डिजिटल सारा दौर है, तो फिर कंप्यूटर की तालीम हमने बहुत ज़्यादा वो रखी की हुई है कि बच्चे ज़रूर स्किल्स उनके अंदर पैदा हों ताकि। बिल्कुल ठीक है अस्मा, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहें आप वालिदैन को अपने इस सफ़र के हवाले से, इस बैठक स्कूल नेटवर्क के हवाले से, और कुछ भी आप कुछ भी कहना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू से? जी जी जी, देखिए, हमने भी जिस चीज़ का में हम कर रहे हैं, तो तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में, जब तक कि, और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि लड़कियों को भी पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है कि जितना लड़कों को। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब हों, उनको पढ़ाएं। और मैं मुक़य्यर हज़रात से भी अपील करूँगी कि वो इस काम में हमारे साथ दें। और आप देखें कि 1200 रुपये माहाना या 14,400 रुपये पूरे साल एक बच्चे का ख़र्च देना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी कि हम अगर जितने में हम एक वक्त का मील खाते हैं या हम एक ड्रेस पहनते हैं, उसके अंदर पूरा साल एक बच्चा तालीम हासिल कर सकता है। तो हम क्यों ना इस सफ़र को आगे बढ़ाएं और इसमें सब साथ दें, तो ये दिए बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, बेशक। और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं अस्मा, आप जैसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है हमारे माशरे को, और अल्लाह ताला आपको आपके सफ़र में कामयाबियाँ दे बहुत सारी। आप वो कर रही हैं जो शायद बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आप मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं और तारीफ़ है उसकी भी मुस्तहिक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्मा फयाज़ हमारे साथ मौजूद थी जी, बैठक स्कूल नेटवर्क के हवाले से बता रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आज के डिजिटल दौर में जब हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन हो, इंटरनेट हो, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। आप तालीम हो, बिज़नेस हो, ऑनलाइन आपने ट्रांजैक्शन करनी हो या अपनों से राबता करना हो, हर शोबे में डिजिटल कनेक्टिविटी ने हमारी ज़िंदगी को आसान किया है, इनफैक्ट तेज़ भी बना दिया है। लेकिन जहाँ सहूलत है वहाँ डिजिटल सिक्योरिटी हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो, जैसे चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। आज हम इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अली वकास जोंग 4G से मुंसलिक। इनको हम खुशामदीद कहेंगे और हमें बताएंगे कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को कैसे बदला है और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, और बतौर टेलीकॉम ऑपरेटर जोनिंग किस तरह से पर्दे के पीछे सार्फिन के डेटा और सिक्योरिटी को महफूज बना रही है। थैंक यू वेरी मच अली वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल के जो हम सब रोज़ाना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आपके नज़दीक डिजिटल कनेक्टिविटी ने आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को कैसे बदला है? थैंक यू सो मच जी। देखें, डिजिटल कनेक्टिविटी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है लोगों की लाइफ्स में। अब आप देखें कि आज से 10 साल पहले तक हमारे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशंस, कोई चीज़ उस तरह नहीं मौजूद होती थी ना। अब आज के दौर में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, आपकी आम ताजिर वो सारे के सारे
इनके थ्रू कर रहे हैं, और उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी जो है वो मेन रोल प्ले कर रही है। और इसी तरह आपके जो तमाम जो आपके एग्रीकल्चर से वाबस्ता शोबे हैं, किसान हैं, उनके लिए उनको वेदर की फोरकास्ट मिल रही है। और इसी तरह आप अगर स्टूडेंट्स को देखें तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। मसलन देयर आर सो मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान विच आर ऑफरिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो डिजिटल कनेक्टिविटी ने एक रेवोल्यूशन जो है वो ले आए हैं लोगों की लाइफ्स में। और आप अगर देखें तो जोंग वाज द फर्स्ट ऑपरेटर इन पाकिस्तान जिसने लोगों को 4G प्रोवाइड किया। अब देयर आर अदर कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग। तो इसी तरह जी जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा अली वकास साहब अपनी बात को। जी, तो इसी तरह अगर आप देखें तो लोगों की लाइफ्स यकसर तब्दील हो चुकी है इस डिजिटल कनेक्टिविटी की वजह से। मसलन आपके वो काम जिनमें आपको महीनों सालों लगते थे, वो सारे काम अब आपके एक क्लिक के ऊपर हो जाते हैं। तो जब इसी सारी चीज़ें जब आपकी ऑनलाइन हो गई हैं तो डेफिनेटली उसी तरह सिक्योरिटी या डिजिटल सिक्योरिटी के ख़तरात भी बढ़ गए हैं। और उसके लिए कुछ सादा सी चीज़ें हैं जो कि आम लोगों ने उनके ऊपर अमल दरामद करना है। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी अली वकास साहब यही है, अंजाम दे सकते हैं कि आजकल कॉल्स हो, मैसेजेस हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो, उसके वाकयात बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। आपके ख्याल में? आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, आपको क्या मुझे सुन पा रहे हैं अली वकास साहब? ठीक है, अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है जी। अच्छा, मेरा सवाल ये कि आजकल हम कॉल्स, मैसेजेस और इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे वाकयात देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके ख्याल में लोगों के लिए जो सबसे बड़ा डिजिटल आप रिस्क कह लें वो क्या है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा, देखें, सबसे बड़ा जो डिजिटल रिस्क है वो सोशल इंजीनियरिंग है। टेक्निकल मसले मसाइल जो है ना, वो उसके लिए तमाम अदारे, तमाम कंपनीज़ जो हैं वो बहुत सारे मेजर्स लेती हैं। जैसे जोंग ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हुए हैं लोगों की इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने के लिए। बट जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है वो सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि मसलन आपको किसी बंदे ने आपके साथ एक ट्रस्ट का रिश्ता कायम किया या आपको किसी तरह ये कन्विंस कर लिया कि जी वो आपका खैर ख्वाह है, बट इन रियलिटी वो कंसर्न्ड है कि वो आपसे इंफॉर्मेशन हासिल करेगा और उसको इस्तेमाल करके मे बी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, आपके और इंफॉर्मेशंस को हासिल करके कुछ और फ़वाइद हासिल कर सकता है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है। मसलन आम आदमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन को जैसे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट की मालूमात हैं, OTP हैं, इनको सेफ गार्ड करना है। इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे वो आपसे कितना ज़्यादा उसका एतमाद का रिश्ता बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली वकास साहब, लोग अक्सर सोचते हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पे जोंग किस तरह से हेल्प कर रहा है कि लोगों की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको बेहतर करे और पर्दे के पीछे रहते हुए इसको महफूज बनाए लोगों के लिए? अच्छा, देखें, एक एस्पेक्ट तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया जिसमें लोगों की ज़िम्मेदारी क्या है। इसी तरह ऑपरेटर्स जो हैं, लाइक जैसे जोंग है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है लोगों की मालूमात को महफूज करने के लिए। मसलन उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनक्रिप्शन का 24/7, यानी 24 घंटे 365 डेज़ अ ईयर मॉनिटरिंग होती है और किसी भी किस्म के जो ख़तरात हैं उनको हैंडल करने की पूरी काबिलियत रखता है जोंग। फिर इसी तरह बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, इंटरनेशनल इदारे हैं जो कि स्टैंडर्ड्स बताते हैं
और उन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आपकी सर्टिफिकेशन होती है। तो मसलन अब जोंग जैसे ISO सर्टिफाइड है, ISO 27000, PCI DSS एक और बहुत सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेशन है, जोंग सर्टिफाइड है फॉर दैट एज वेल। तो इस तरह मेक श्योर करता है जोंग के लोगों की इंफॉर्मेशन महफूज रहे और लोगों के तमाम तरीन जो एक्शंस हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन भी हो रही है तो हम मेक श्योर कर सकते हैं कि लोग उससे आगाह हों। बिल्कुल ठीक है। आपने भी खुद बात की कि आप सिर्फ अपने कस्टमर्स तक महदूद नहीं हैं, आप लोग आम पब्लिक को भी डिजिटल और मोबाइल थेफ्ट के हवाले से कैसे अवेयर करेंगे भी बताइएगा। अच्छा देखें, इसमें बहुत सारी सोशल मीडिया कैंपेन्स, फिर उसी तरह हमारी वेबसाइट के ऊपर कैंपेन्स, फिर इसी तरह बहुत सारी आगाही मुहिम चलाई जाती हैं जिसमें लोगों को SMS के थ्रू बताया जाता है। चूँकि तमाम कस्टमर रिगार्डलेस के जी वो OTT एप्लीकेशंस का यूज़र है नहीं है, लेकिन SMS बाय डिफ़ॉल्ट हर मोबाइल कस्टमर को मिलती है। तो थ्रू SMS उसको आगाह किया जाता है कि क्या क्या ख़तरात हैं, क्या क्या मेजर्स उन्होंने लेने हैं अपने आप को साइबर सिक्योर करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप व्यूअर्स को हमारे प्लेटफॉर्म से कोई एडवाइस देना चाहें वो आज फॉलो कर सकें और उनके लिए क्या बेहतर है? अच्छा देखें, सबसे बड़ी मेरी एडवाइस यही होगी कि सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो सोशल इंजीनियरिंग है, और उससे बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने किसी के ऊपर एतमाद करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे बैंकिंग अकाउंट हो गए, OTP हो गया, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। आपने किसी नामालूम लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना जिससे आप को सिमिलर दिखने वाली वेबसाइट के ऊपर ले जाएं और आपसे अपनी इंफॉर्मेशन निकलवा लें। तो ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमल दरामद करके आप महफूज रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अली वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अली वकास, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोंग 4G हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है सेहतमंद हो, चमकदार हो, खूबसूरत हो, ग्लो करे, और मार्केट में हर रोज़ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे भी आप इन्फ्लुएंसर्स देख लें, कोई भी साइट खोलें, लंबी स्किन के रूटीन्स बहुत पॉपुलर हो रही है। कई लोग 10 से 12 स्टेप्स वाली स्किन के रूटीन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये कि क्या वाकई इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबी स्किन के रूटीन्स हैं हमारे लिए ज़रूरी भी हैं, फ़ायदेमंद भी हैं, या सिर्फ एक फ़ैशन और ट्रेंड बन के रह गया? हर जिल्द की, हर स्किन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और बाज़ औक़ात जो लंबी स्किन के रूटीन्स होती है वो आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नुकसान भी पहुंचा सकती है, कि जिन प्रोडक्ट्स की आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है आप वो अप्लाई कर रहे हो। आज हम बात करेंगे जी कि लॉन्ग स्किन के रूटीन्स कितनी मौसर हैं, कई लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, सादा मगर सही तरीका क्या है और कैसे बेहतर समझा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार मौजूद हैं, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरीज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर अरीज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो स्किन केयर की जो बेसिक रूटीन है वो क्या होनी चाहिए जिसकी हर स्किन टाइप को ज़रूरत होती है? बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। डेफ़िनेटली अगर ये मौसम आप देखें तो इसमें हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपकी स्किन को हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको बहुत सारे लोग मिस कर रहे होते हैं, और उनको लगता है कि क्योंकि सर्दी है तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, तो सन ब्लॉक आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। ये दो चीज़ें आपको डेफ़िनेटली आपकी टिप्स पे होनी चाहिए कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो प्लस सनस्क्रीन लाजमी लगी हो। अच्छा, और इसके अलावा इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी, उसमें भी ह्यूमिडिटी का लेवल क्योंकि कम हो जाता है, हवा में नमी का तनासुब तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो जिस रूम में आप बेसिकली हैं वहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन का कोई ना कोई ज़रिया आपके पास होना चाहिए। ख़ास तौर पे जब जहाँ पर हीटर्स लगे होते हैं, चाहे वो आपके गैस के हीटर्स हैं
या आपके जो इन्वर्टर्स के थ्रू आप लोग हीटिंग सिस्टम करते हैं, तो जो ख़ास तौर पे इन्वर्टर के थ्रू होता है उसमें तो वो वैसे भी आपके रूम का जो मॉइस्चर है वो बाहर फेंक देता है। तो आप दो चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसमें आप ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो मुश्किल है आपके लिए, तो किसी भी खुले बर्तन के अंदर आप पानी लेकर आप उसको अपने रूम के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा आपकी कह लें कि ट्रांजिशन है वो आपकी बहुत जेंटल होनी चाहिए, यानी कि एकदम आपने बहुत ज़्यादा गर्म कमरे से तेज़ी से आपने नहीं निकलना और बाहर सर्दी में नहीं जाना। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर, ये भी बताइएगा, ये जो हम 10 से 12 स्टेप्स वाली स्किन के रूटीन देख रहे हैं, क्या ये वाकई मौसर हैं, इनका इफेक्ट होता है या नहीं, ये सिर्फ फैशन और ट्रेंड है और हम इसको फॉलो करे जा रहे हैं? देखें, इंसान में और जो रोस्ट हम तैयार कर रहे हैं ना, उसमें बड़ा फ़र्क है कि आपने 7 स्टेप 12 स्टेप कि आपने इतने मसाले लगा देने और उसका जायका ज़्यादा अच्छा आएगा, या आपका बड़ा देखें स्किन आपकी जो है उसमें क्योंकि बैरियर ऑलरेडी आपका इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। बच्चियां बहुत यंग टाइम पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि जस्ट ये सोशल मीडिया को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि जी इतने स्टेप्स की कर लेनी है। देखिए, आप जिस वक्त टीवी पे किसी को देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप किसी को देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट्स होती हैं, एडिटिंग होती है, उसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। वो ऐसी चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं जिस तरह आपको दिखाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल रखें। उसकी वजह ये है कि आप जितनी ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे, आपकी स्किन उतनी ही रिएक्टिव हो जाएगी। कीप इट सिंपल। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लगा सकते हैं। तो उसके अलावा मॉइस्चराइज़र है, जिसमें अब सर्दियाँ हैं तो सेरेमाइड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सन ब्लॉक। एक्सफोलिएशन अगर आप इस सर्दियों में करने का सोच रहे हैं तो वो ज़रूरी है, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको ज़रा कम कर देंगे। लाइक 15 दिन के बाद आप करेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद लेकिन मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, ये बहुत सारे लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो क्या ये वाकई जो हम आपने 10-12 स्टेप्स वाली हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्किन के रूटीन वाकई फ़ायदेमंद होती है या इसका सिर्फ नुकसान ही होता है? देखिए, अगर तो आपको पिगमेंटेशन का इशू है, मेलास्मा का इशू है और आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। प्लस ये कि कुछ केसेस में जिस तरह एक्नी एक्टिव है और उसमें हमें बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपकी कितनी ज़्यादा चीज़ें लगनी चाहिए और कौन कौन सी लगनी चाहिए, ये जब तक आपका डॉक्टर आपको डिसाइड करके नहीं देता, आप ख़ुद से नहीं करेंगे। जो चीज़ें सिंपली आप कर सकते हैं, यानी कि आप कहते हैं कि जी उसमें आप किसी से भी पूछे बगैर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि आपकी हाइड्रेशन है, जिसमें आपका हाइलुरोनिक एसिड है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड आप जब भी लगाएंगे डैम्प स्किन पे लगाएंगे, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा आपके जो मॉइस्चराइज़र लगेगा वो सेरेमाइड बेस्ड होगा, और उसके ऊपर सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्लेंजिंग, क्लेंजर्स जो आपके होने चाहिए दे शुड बी माइल्ड, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल बेस्ड नहीं होना चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें अवॉइड करने वाली हैं वो सैलिसाइलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, रेटिनॉल्स हो गए, ये आपने इस मौसम में डेफिनेटली अवॉइड करने हैं। आप लगा क्या सकते हैं, विटामिन सी जिनकी परसेंटेज ज़रा कम है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आप लगा सकते हैं। नाइसिनामाइड आप लगा सकते हैं। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हैं। ये वो चीज़ें जो सेफ़ हैं। वाइटनिंग के लिए अगर आपको चाहिए है तो कॉजिक एसिड इज़ अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, लेकिन बहुत हार्श क्रीम्स की तरफ आप नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक आम शख्स के लिए अपनी स्किन को पहचानना या उसके हवाले से फेमिलियर होना कितना ज़रूरी है, और गैर ज़रूरी जो स्किन केयर रूटीन्स हैं या स्टेप्स हैं, इससे कैसे अवॉइड किया जाए? देखिए, मेन चीज़ तो यही है कि आपको स्किन टाइप, यूजुअली जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी स्किन वॉश करने से पहले कैसी है। अगर तो वो आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, उसमें कोई खिंचाव आपको महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कि आपकी नॉर्मल स्किन है। क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है कि उसमें हमारे आप कह लें कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जिनकी यूजुअली गर्मियों के अंदर स्किन ऑयली होती है तो उनकी भी तकरीबन नॉर्मल की तरफ आ गई होती है। लेकिन अगर आप सुबह उठ रहे हैं और स्किन आपकी फ्लेकी हो रही है, खिंचाव में है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी ड्राई स्किन है और आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत है। हाइड्रेशन, एक्सटर्नल हाइड्रेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आपका एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पानी कितना पी रहे हैं। इस वक्त आपको पानी ऐसे लेना है जिस तरह आप दवाई वगैरह ले रहे होते हैं कि आपने पानी को मैयर करके लाजमी पीना है। दूसरा, वो चीज़ें जिनके अंदर कैफ़ीन है, जिस तरह चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इन चीज़ों को ज़ाहिर है कि सर्दी या दिल करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन इनको आप अवॉइड करें। इनको दिन में 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चाय या कॉफ़ी होती है डायूरेटिक होते हैं और ये आपकी बॉडी से पानी जो आपने पिया होता है या ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये उसको भी निकाल देते हैं। तो उसका बेसिकली आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसा होता कि आप जो पानी पी रहे हैं। फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, बहुत अच्छा मौसम है और मेरा ख्याल में इस वक्त कोई इतना महंगा भी नहीं है फल, ख़ास तौर पे जिस तरह आपकी ये किन्नू हो गए या आपकी विटामिन सी और नेचुरली उनके अंदर मौजूद है, आप उनको लें। इस वक्त जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उनसे उठाएं, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है। एंड देन डॉक्टर अरीज ये बताइएगा कि लंबी स्किन की रूटीन्स में शामिल अक्सर कहा जाता है कि जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की, इसको डैमेज करती है। अगर करती है तो कैसे करती है ये? देखिए, आपका स्किन बैरियर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बहुत ज़्यादा स्टेप वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके अंदर आपके क्लेंजर्स आ जाते हैं, एक्सफोलिएटर्स आ जाते हैं, उसके बाद आपने सीरम्स की एक तय लगा दी, फिर आपने उसका टोनर्स इस्तेमाल कर लिए, फिर सनस्क्रीन इस्तेमाल कर ली। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को हर एक के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत सारी बच्चियां जब हमारे पास आती हैं और उनके चेहरे पर एकदम से एक्नी का बर्स्ट आउट होता है और वो हमें आके ऊपर से कह रही होती है जी मैं तो बड़ी अच्छी स्किन रूटीन फॉलो कर रही हूँ, मैं सुबह 7 स्टेप करती हूँ, रात को मैं 12 स्टेप कर रही हूँ। भाई प्लीज़, आपने मतलब इतना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पहले समझने की ज़रूरत ये है कि आपकी स्किन टाइप क्या है। दूसरा, जिस तरह बच्चियों ने रेटिनॉल्स या इस टाइप की चीज़ों को स्टार्ट कर दिया हुआ है वो बहुत डेंजरस है। बहुत सारे, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनके अंदर अल्कोहल भी होता है, एसिड्स भी होते हैं, AHA जो BHA आजकल बहुत ज़्यादा इस वक्त लोगों ने इन किया हुआ है, वो बिल्कुल मौसम नहीं है लगाने का। ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना सिंपल रखेंगे उतना प्रॉब्लम से बचेंगे। क्लेंजिंग इम्पॉर्टेंट है और मॉइस्चराइजिंग इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुली इजाज़त है लगाने की, जिसे कहते हैं ना वो मौलवी हज़रात कहते हैं कि जी खुली इजाज़त है कि वजीफ़ा कर ले, तो इसी तरह आपको ये इजाज़त है कि आप हाइलुरोनिक एसिड बस लगा लें, वो सेफ़ है। इसके अलावा कोई चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ज़ाहिर है, डॉक्टर से पूछें। अपनी स्किन टाइप आपको आइडिया नहीं हो रहा, आप उनसे जाके पूछें। किसी भी इन्फ्लुएंसर या कोई एडवर्टिजमेंट्स के पीछे लग के, या कि जी ये आपकी कज़न ये फॉलो कर रही है या आपकी बहन इवन फॉलो कर रही है, आपकी स्किन टाइप और उनकी स्किन टाइप में बहुत फ़र्क है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसे सिंपल रखें चीज़ों को, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। जितनी छेड़छाड़ आप स्किन के साथ कम करेंगे उतने प्रॉब्लम से बचेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रीज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर रीज जुल्फ़िकार हमें स्किन केयर रूटीन के हवाले से बताई थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। एक वक्त था जब आपकी लैंग्वेज हो, ज़ुबान और अल्फाज को इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी हो, इल्म हो, शख्सियत का आईना समझा जाता था। अच्छी वोकैबुलरी जो है सिर्फ इज़हार ख़याल का ज़रिया नहीं बल्कि आपकी समहाउ इंटेलेक्ट को और फ़िक्री गहराई की अलामत भी होता था। लोग नए अल्फाज सीखने, जो तलफ़्फ़ुज़ है उसका सही इंतखाब करना, फिर मौसर गुफ्तगू पर ख़ास तवज्जो देते थे। मगर आजकल हम सोशल मीडिया और तेज़ रफ्तार जो हमारी जदीद ज़िंदगी, इसके दौर में ये रवायत कहीं पीछे रह गई है। आप शॉर्ट मैसेजेस, गैर रस्मी ज़ुबान, स्लैंग्स, इमोजीज़, हमारी जो गुफ्तगू है इसमें समहाउ जो डेप्थ है उसको कम कर देते हैं। नए अल्फाज सीखने से दूरी हो। दरअसल मुताले की जब हम बात करते हैं, हमारे पास रीडिंग का कॉन्सेप्ट या आइडिया उस तरह से नहीं है, फिर हमारी सोचने की सलाहियत है और फिर जो इल्मी सतह पर कमी की तरफ भी इशारा करती है समहाउ। अच्छा जी, ये सारा कुछ हम अगर अल्फाज के हवाले से बात करें तो महज ज़बान नहीं होते बल्कि हमारी सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी शख्सियत को एक पहचान भी देते हैं। अच्छी वोकैबुलरी होना कितना ज़रूरी है, वो आपकी गुफ्तगू कितनी
मौसर बनाती है, आपके ख़यालात को कितना बेहतर करती है, आज हम इसी पे बात करेंगे। रबिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वॉइस चेंजर हैं, एक पब्लिकेशन हाउस के साथ एसोसिएटेड भी हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? थैंक यू सो मच। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच रबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हम पहले बात करते थे ना कि आप लोगों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, बहुत क्यूरियस होते थे कि अच्छा हमने नई नई टर्मिनोलॉजी सीखनी है, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज, इनफैक्ट उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़े हम पर्टिकुलर होते थे। अब क्या वजह है? और सोशल मीडिया का इस्तेमाल और ये स्लैंग्स का, ये मैं चाहूँगी आप अपने पर्सपेक्टिव से हमें एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। अच्छा, बात यह है कि अगर हम 20-25 साल पहले देखें, हम बहुत ज़्यादा वोकल होते थे, हमारे पास टाइम था, फैमिली भी मिल के बैठ के रीडिंग भी कर रहे हैं, हम कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, इवन हम आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, फ्रेंड्स मिल के एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे, कम्युनिकेट हम प्रॉपरली करते थे। और हमारे घर न्यूज़पेपर आता था, इन आवर चाइल्डहुड न्यूज़पेपर प्रॉपर आता था, मैगजीन्स आते थे, मैगजीन्स हम डेली रूटीन के साथ पढ़ते थे। इसके अलावा अपनी सिलेबस बुक्स को भी हम डिटेल से पढ़ते थे, राइट? इसीलिए हमारे पास बात करने के लिए मटेरियल ज़्यादा था, हम बहुत ज़्यादा वोकल थे, कम्युनिकेट प्रॉपर करते थे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली डिजिटलाइज्ड हो गया है सब कुछ, एक सेल फोन है। मैं बात ये करूँ कि आजकल टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है। अगर मैं अभी भी फ्री बैठी हूँ, सेल फोन हमारे हाथ में है। अब देख लें कि फैमिली मेम्बर्स 10 to 12 पर्सनस भी होंगे ना रूम में, वो भी बिजी होंगे, राइट? एक दूसरे से बात ही नहीं करने का टाइम है, बिल्कुल सही, राइट? और हम ऐसी नेशन हैं, सॉरी टू से, कि ना तो हमें अपनी मदर टंग पे कमांड है, ना हमें अच्छी उर्दू आती है, ना हमें अच्छी इंग्लिश आती है, ना हमें पंजाबी आती है, ना हमें अपनी लोकल लैंग्वेजेस आती हैं। हम ऐसी कौम हैं, राइट? उसका सबसे ज़्यादा ये जो मेन रीज़न, हम सिर्फ क्यों सोशल मीडिया को ही हम लोग क्यों कसूरवार ठहराते हैं, इसके तो ब्लेम हमें खुद को भी देना चाहिए, राइट? इंटेंशंस प्योर नहीं है हमारी अपने लिए भी। बिल्कुल। हम रीडिंग क्यों नहीं करते, आर्टिकल्स पढ़ा करें। हम सिर्फ रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एक एक सेकंड में सीन्स चेंज हो रहे हैं, वो हमें सेटिस्फैक्शन होती है। अब हमारा वो अटेंशन स्पैन बड़ा कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें कि अब मैं ये एग्जांपल दूंगी कि आप 2-3 आवर्स की मूवी भी नहीं देख सकते हैं, आप बैठ ही नहीं सकते, पेशेंस लेवल हमारा इतना लो हो चुका है यार, राइट? और इसके अलावा मैं ये बात करूँगी, जो आज की जनरेशन है वो ट्रेंड्स को फॉलो करती है। उसे इंग्लिश आती है नहीं आती, उर्दू आती है नहीं आती, लेकिन जो स्लैंग लैंग्वेज है, शॉर्ट लैंग्वेज है, वो यूज़ करना उनका फ़र्ज़ है। बिल्कुल। वो ट्रेंड को फॉलो करती है, राइट? तो ये भी आप देखें, हमारी जो वर्किंग क्लास है, उनको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ सेल फोन पे देख देख के, सोशल मीडिया पे देख देख के वो उनको भी बात करना आ गया, लेकिन स्लैंग लैंग्वेज, ब्रदर ब्रो बन गया, सिस्टर सिस बन गई। बाय द वे को BTW हमने शॉर्ट स्लैंग्स में लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बात यह है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिसको भी टेक्स्ट कर रहे हैं या हम जिससे बात कर रहे हैं, वो रेलेवेंट पर्सन है कौन। अगर आप प्रोफेशनली किसी से बात करें तो एग्जैक्टिव लैंग्वेज यूज़ करें, राइट? उसके लिए हमें डिटेल में जाना है। अगर हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने स्टार्ट कैसे लेना है। अगर आप अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो भी आपको आइडिया होना चाहिए। आपने डिटेल से, और कोशिश करें कि सिर्फ टेक्स्ट ना करें, आप वॉइस मैसेज करें। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है रबिया, कि अब तो हर जगह यही है ना, आप टीचर्स भी उसी टोन में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी उसी टोन में बात कर रहे हैं, इवन प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स आप देख लें, उसमें जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, मतलब ये नहीं कि गलत लैंग्वेज है, बट वो प्रोफेशनल नहीं है, इट्स वेरी कैजुअल। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना कि हम वो नेशन है कि हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, हम ये नहीं देखते कि सिचुएशन क्या है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वोकैबुलरी यूज़ करनी आनी चाहिए, आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना आना चाहिए। उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि आप रीडिंग करें, आर्टिकल्स पढ़ें। अब एक आर्टिकल उठा के देख लें, उर्दू या इंग्लिश का, ट्रस्ट मी अभी भी उसमें ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका हमें मीनिंग भी पता नहीं होगा, हम वो यूज़ ही नहीं करते। आप वो नोट डाउन करें, उनके मीनिंग्स देखें, उनको यूज़ करना सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट हो, टीचर हो, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि आपको एक टेक्स्ट भी कैसे करना है। आज का स्पेशली तो आप ये देख लें कि आज की जनरेशन को तो प्रॉपर टेक्सिंग भी नहीं करनी आती है, वो इसके तो यूज टू हो गए हैं। उनको ईमेल करना नहीं आता, उनको ऐसे राइटिंग नहीं आती, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में हूँ, तो मैं डेली बेस पे इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मैं देखती हूँ।
मुझे अभी भी ये याद है कि आज से 2 साल पहले की बात है कि ग्रेड 6 के एक स्टूडेंट का हमने पेपर कैंसिल किया क्योंकि वह इंग्लिश में उसने शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ की हुई थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, वो इतना कंफ्यूज हो रहा था राइट करते हुए भी। तो हमने उसका पेपर कैंसिल किया और फिर रीटेस्ट लिया। अब यहाँ तक देख लें, ये सिचुएशन आ गई है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब तो हम बच्चों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं, हर सेक्टर में ही, हर प्रोफेशन में ही ये लैंग्वेज यूज़ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ आपने वही बात की कि हम अपनी मदर लैंग्वेज को ओन नहीं करते, हमें उसके तलफ़ुज़ में मुझे अभी तक प्रॉब्लम है। आई एम एडमिटिंग इट कि आप उर्दू के अक्सर वर्ड नहीं समझ में आ रहे होते, उनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता, और वो आप इतने कैजुअल हो चुके हैं कि हर कोई वैसे ही उसको प्रोनाउंस कर रहा है और हमारा लिए वो बड़ी एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। पर उसके साथ साथ अंग्रेज़ी भी हम उस तरह से नहीं बोल पाते हैं, फिर हमारी लोकल लैंग्वेजेस भी नहीं आती। इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को, इवन ख़ुद भी इन चीज़ों को लर्न करना है? और वही बात है कि रीडिंग की हैबिट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, हमारी जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो हम जज कर लेते हैं कि इसका कितना एक्सपोजर है, कितना नॉलेज है। बिल्कुल। सबसे पहले तो रीडिंग की तरफ आएँ, अपनी एक रूटीन सेट करें कि दिन में आधा घंटा आपने कुछ भी रीड करना है, एनीथिंग, कोई भी आर्टिकल ले लें अपने प्रोफेशन से रेलेवेंट। अब अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने ही किसी सब्जेक्ट के रेलेवेंट आप कोई आर्टिकल उठा लें, राइट, उसको पढ़ें, उर्दू इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी, प्लीज़ उर्दू को इतना हम क्यों इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप यकीन करें कि अब आजकल मैं उर्दू वॉइस ओवर कर रही हूँ, स्टोरी टेलिंग, फ्लुएंट उर्दू स्टोरीज़ हैं। स्टार्ट में मैं इतना स्टक होती थी, फिर मैंने प्रैक्टिस करें, फिर मैंने रीडिंग स्टार्ट की, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे उसकी मीनिंग, उसको प्रोनाउंस भी नहीं सही तरह से करना आता था। बिल्कुल, आई एग्री। तो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप प्लीज़ रीडिंग की तरफ आएँ और वो भी नोट डाउन करें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, उसको नोट डाउन करें। आप किसी एज में भी सीख सकते हैं, किसी एज में लर्निंग की कोई स्टेज नहीं होती है, लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। आप उसको नोट डाउन करें, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पहले प्रोनाउंस करना आना चाहिए, राइट, और उसके बाद फिर उसका मीनिंग आना चाहिए। फिर न्यूज़पेपर हम क्यों नहीं पढ़ते? एक फ़ोन है आपके पास, आप उसी में ही डाउनलोड कर लें, आप डेली बेस पे आप एक आर्टिकल उठा लें, कोई भी न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दें, ये बहुत ज़रूरी है। रीडिंग की तरफ नहीं आते हम लोग। बिल्कुल सही। तो रीडिंग की हैबिट डालनी है। अच्छा, अब हमने अपने बच्चों को, अब ये अंग्रेज़ी मीडियम, उर्दू मीडियम, ये भी एक बहुत बड़ा गैप है जो कि लेटर एज में जाके, क्या आप घर में पेरेंट्स पंजाबी उर्दू बोल रहे हैं, स्कूल में प्योर अंग्रेज़ी वाला माहौल है, कहीं और जा रहे हैं, कोई और लैंग्वेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन आपकी समर वेकेशन कोर्सेज में आपको फ्रेंच और जर्मन पढ़ा रहे हैं, यू नो, वो जो खिचड़ी बन गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये स्कूल लेवल पे भी तो हमारे गैप है ना रबिया? एग्जैक्टली, क्योंकि एज अ टीचर मैंने इस चीज़ को बहुत सफ़र किया है। जब बच्चे स्कूल आते हैं, हम उनसे फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, पेरेंट्स उर्दू में बात कर रहे होते हैं। बच्चे इस कदर मैंगो को आम जब पढ़ना होता है तो वो उसी में ही स्टक हो जाते हैं। आई एम श्योर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, लेकिन ये एज के साथ साथ वो ओवरकम हो जाता है। स्टार्ट में होता है मुश्किल, टॉडलर्स के लिए स्पेशली, राइट, इन 2.5 से 6-7 साल तक के बच्चों के लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं। फिर उसके लिए तभी तो हम टीचर्स ट्रेनर बने ये टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट इसीलिए की थी कि हम टीचर्स को ट्रेन करें, फिर पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। उसमें अब तो हमारे डिफरेंट स्कूल्स में ग्रैंड पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। अच्छा, या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आते हैं पेरेंट्स, बहुत शौक से आते हैं, बहुत शौक से आते हैं और वो सीखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेट करना सीखते हैं, जो विलिंग हों पेरेंट्स। वैसे मैं बड़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि यहाँ पे घरों में पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि आप बच्चों की पीटीएम्स पे चले जाएं या कुछ ऐसे कर लें। तो ये तो ग्रैंड पेरेंट्स होता है प्रॉपर, हम लोग सेलिब्रेट, इवन ग्रैंड पेरेंट्स डे पे भी हम लोग एक लेक्चर रखते हैं लाजमी। अच्छा, ओके। अब डिफरेंट स्कूल्स में होता है और ये होना चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। ये तो फिर वही गैप आ गया ना कि जिन स्कूल्स का आप जिक्र करिए वहाँ पे ये हो रहा है, दीगर स्कूल्स में तो नहीं होता। ये बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब वोकैबुलरी के हवाले से मेरा आखिरी सवाल होगा कि वोकैबुलरी इम्प्रूव करना ज़ाहिर है रीडिंग से होती है, बट स्टिल आपको अपने नए वर्ड सीखना, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए समहाउ।
एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन है ना वो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है, इवन आपके फैमिली बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस एनवायरनमेंट से आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, कैजुअल है, एनीथिंग या एकेडमिक है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें प्लीज़। ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको कि हाफ एन आवर आप नहीं निकाल सकते क्या दिन में, आप फ़ोन पे ही आप कुछ ना कुछ पढ़ लिया करें। जहाँ आप रील्स और वीडियोस देखने में अपना टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह आप कोई भी टॉपिक ले लें और अपनी डायरी पकड़ें, और मुझे ट्रस्ट मी कि आप स्टक हो जाएंगे अपनी ही लैंग्वेज में। इतने न्यू वर्ड्स आपको मिलेंगे। एडवांस लैंग्वेज की तरफ आएँ, डिक्शनरी डाउनलोड करें, आप डेली बेस पे आप उनको बोलने की कोशिश करें। अपने नॉर्मली जो आप कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें आप बोलने की कोशिश करें, फिर आप यूज्ड टू हो जाएंगे। तो आप बताएं, आप कहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रही हैं इस वक्त रबिया? एक्चुअली मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है माय मॉन्टेसरी ट्री के नाम से, और वहाँ मैं ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग देती हूँ, प्री स्कूल टीचर्स को, मॉन्टेसरी टीचर्स को, और पेरेंट्स को। वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 2.5 से 6 साल तक के हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नो हाउ नहीं होता कि बच्चों को टैकल कैसे करना है या उनकी स्पीच पे कैसे फोकस करना है। और इसके अलावा आजकल मैं डिफरेंट पब्लिकेशन हाउसेस के साथ कनेक्टेड हूँ। जावेद पब्लिशर्स हैं, अहैया पब्लिशर्स हैं, उनके साथ स्टोरी टेलर, एज अ स्टोरी टेलर में काम कर रही हूँ। और उनके प्री स्कूल के रीडर्स हैं जिनके मैं टीचर्स डेमो देती हूँ। बच्चों के लिए वीडियोस हम लोग वहाँ बनाते हैं कि बच्चों को हम लोग प्रॉपर डेमो देते हैं कि कोई भी लेटर है या मैथ्स का नंबर है तो उसको आपने कैसे कवर अप करना है। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से रबिया किसी को मैसेज देना चाहे, पेरेंट्स को अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, लैंग्वेज पे कमांड करना है, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने पेशेंस लेवल पे कंट्रोल करें, बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम दें, रीडिंग की हैबिट उन्हें डेवलप करें। सारा दिन में 30 मिनट्स अगर आप उनको दे देंगे तो आप यकीन करें उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। एडल्ट्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि बहुत बिजी लाइफ है, आई नो सम टाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते हैं, ऑनलाइन जॉब्स भी कर रहे होते हैं, तो फिर भी कोशिश करें कि अपने लिए टाइम निकालें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड अप करें। ये आपने खुद करना है, कोई आके आपकी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करेगा, ये आपने खुद करना है। और स्पेशली एज अ सिंगल पेरेंट में ये सबसे कहूँगी, सब मदर्स को, सब फादर्स को, कि अपने बच्चों को टाइम दें, अटेंशन दें उन्हें, राइट? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन एडल्ट एज में भी जब बच्चे यानी बहुत यंग एज में भी जाएंगे तो वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच रबिया, बहुत शुक्रिया। रबिया हुसैन हमारे साथ मौजूद थी जी। कैसे आप अपनी लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हैं, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस हवाले से टिप्स दे रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। लेकिन जाते जाते हम दानिश मुनीर से जानेंगे, क्योंकि दुनिया भर की तरह लाहौर के अंदर भी जो क्रिसमस की तकरीबात हैं उनकी तैयारियां उरूज पर है। चर्चेस को सजा दिया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते बाज़ार भी लगा दिए गए हैं। तैयारियों का हाल जानते हैं दानिश मुनीर से, और मैं मिलूँगी आपसे कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, क्रिसमस को खूबसूरत भरपूर तरीके से मनाने के लिए सरकारी तौर पर ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मुख्तलिफ़ टाउन्स में सस्ते बाज़ार भी लगाए गए हैं ताकि मसीही बरादरी भरपूर अंदाज से इस क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन डिवीज़न मौजूद हैं, अब्दुल बासित साहब, इनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या ख़ुसूसी हिदायत दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, और हमारी मसीही बरादरी के लिए क्या क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं जो इससे कबल जो है वो नहीं होती? जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इस दफ़ा जो है लाहौर में जो क्रिसमस आ रही है उसके हवाले से 2 बाज़ार इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं, एक बहार कॉलोनी में और एक जहां आप खड़े हैं ग्रीन टाउन में। तो जिस तरह आप देखें, अगर रमज़ान वगैरह में हम लगाते हैं तो ज़ाहिर है जो हमारे मसीही ब्रदरान हैं और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी खुशियों में भी जो है वो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी लगा था, उसको इस दफ़ा थोड़ा सा और बेहतर करने की हमने कोशिश की है। तो जो बेसिक जो असेंशियल्स होते हैं, जो हमारे कंट्रोल आइटम्स होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उससे भी जो है रेट को नीचे करके जो है इनके लिए जो असेंशियल्स हैं उसको अवेलेबल किया जाए। उसके अंदर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, गोश्त है, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, चीनी, दाल वगैरह
वगैरह और बाहर आटे वगैरह का भी हमने ट्रक जो है वो खड़ा कर दिया हुआ है फ्लावर मिल्स के साथ मिलके। तो अभी अरेंजमेंट्स जो है जारी हो सारी है। साथ साथ हमने इसमें रिक्वेस्ट भी किया है जो हमारे हैं जो क्या कहते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से कि वो कुछ चूड़ियाँ या कोई इस तरह की शर्ट्स कोई वो अगर लगाना चाहते हैं तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, तो हमने उनके लिए वो स्टॉल भी बना दिए हैं, तो वो भी उनकी तरफ से डिस्प्ले हो जाएगा ताकि उनके लोग भरपूर तौर पे क्रिसमस को जो है वो एंजॉय कर सकें और सेलिब्रेट कर सकें। नरखों के हवाले से क्या तय किया गया है? बाज़ार से कितनी परसेंटेज के तहत जब इनको सस्ती में आ रही एशिया फराम की जाएंगी? हमारे मरतबा तो ज़रा बड़ा उल्ट होता है, रमज़ान मुबारक में रेट बढ़ जाते हैं। यकीनन ये एक लिमिटेड सी है जगह, तो उस पर कोई ख़ास कीमतें भी तयन की गई हैं इसकी? जी, इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए गए हैं। जो हमारी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है काना मंडी की, उनसे हमने जो डायरेक्ट जो होल सेलर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट किए बजाय इसके कि रिटेलर्स के जिनको कभी कभी मार्केट से कभी ऑक्शन में इश्यूज़ आ जाते हैं, तो डायरेक्ट जो बड़े होल सेलर्स हैं वो यहाँ पे जो है सब्ज़ी और फल को जो है लोअर देन मार्केट रेट पे इंश्योर करेंगे। इसी तरह साथ साथ जो हमारे मॉडल बाज़ार हैं वहाँ के वेंडर्स को हमने इंगेज किया है ताकि जिन रेट्स पे वहाँ मिलता है तो अगले 4 दिन हम उनको भी जो क्रिसमस के हवाले से उनको भी उन्हीं रेट्स पे जो है वो चीज़ें सप्लाई करेंगे। क्या रिस्पांस कैसा जा रहा है हमारी मसीही बरादरी का जो आपके साथ अटैच हैं और जो पब्लिकली जो इंतज़ामात को देख रहे हैं उनकी तरफ से क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं आपको? देखिए, हमारी इस पे जो मीटिंग्स हुई थी और 2 या 3 दिन पहले जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कन्वे की थी वो सारी पूरी कर दी गई हैं। फिर आप उनसे भी बात करें ताकि वो आपको बेहतर फीडबैक दे सकेंगे कि वो मुतमईन है कि नहीं। अगर कोई कमी बेशी रहेगी तो वो हम पूरी कर देंगे। जी, हम जैसा कि मेरे अक़ब में ये बाज़ार सजाया जा रहा है, मुख्तलिफ़ स्टॉल्स हैं, सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पर जो है वो रखी गई, जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं जो रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उनसे मुताल्लिक़ जब इसको सजाया जा रहा है। यहाँ पे फल भी रखे गए हैं, सब्ज़ियाँ भी रखी गई। इसी तरीके से ये पूरा बाज़ार सजाया जा रहा है जिससे मसीही बरादरी जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेगी। सस्ते नरखों ने यहाँ पर अशिया की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए गाहे बगाहे सरकारी अफसरान की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर विज़िट किए जा रहे हैं, इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। मसीही बरादरी से बात करते हैं, यहाँ पर एक साथी हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको ये कैसे इंतज़ामात लग रहे हैं और वो हुकूमत के इस इक़दाम को कैसा देख रहे हैं। क्रिसमस की खुशी में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मसीही बरादरी के लिए ख़ुसूसी तौर पर सस्ते बाज़ार जो है वो सजाए गए हैं। सस्ते आटे की फ़राहमी की गई है। मुख्तलिफ़ अनवा इक़साम की जो सब्ज़ियाँ हैं वो सस्ते दामों यहाँ पर मिलने के लिए ख़ुसूसी छत जो है वो सजाई गई। काशिफ़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वज़ीर आला की जानिब से मसीही बरादरी के लिए जो बाज़ार सजाए गए हैं इनसे जो मुतल्लिका बरादरी है वो कितनी खुश है और कितने सस्ते नरखों पर जो अशियाँ मिल रही हैं आपको? जी दानिश भाई, मैं सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं मसीही बरादरी की खुशियों को रिकॉर्ड करने के लिए, आवामुल नास तक पहुँचाने के लिए। हम इस बात के लिए आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त आप मौजूद हैं यहाँ पर हल्का N127 में, जहाँ से MNA हैं वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब। और सबसे पहले हम CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो मसीही कौम को, जैसा कि उन्होंने जब इलेक्शन जीता और पंजाब असम्बली में उन्होंने अपनी पहली स्पीच में ये कहा कि अक़लियतें मेरे माथे का झूमर है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो अरेंजमेंट्स है गवर्नमेंट लेवल पर, आपने देखा होगा कि क्रिसमस की रैलियाँ हो रही हैं, जो मिनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट है वो उसकी ज़ेर साया रैलियाँ हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली पीछे मरीम नवाज शरीफ साहबा की मोहब्बत है मिनॉरिटीज़ के साथ। तो ये बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट लेवल पर क्रिसमस मनाया जा रहा है। इससे मैं समझता हूँ कि जो मिनॉरिटीज़ अपने आप को मतवसत जो नुमाइंदगी अपनी समझते हैं, ये वो समझते हैं कि हम यहाँ पे एक दूसरे दर्जे के शहरी हैं, तो ये गवर्नमेंट अगर इस तरह के इक़दाम करती है तो मैं समझता हूँ उसके बाद आवाम की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। जैसा कि अभी आप देखिए सस्ते क्रिसमस बाज़ार लग रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। तो इस बात के लिए हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के भी शुक्रगुज़ार हैं और वफाकी वज़ीर MNA अताउल्लाह तारड़ साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं, जिनकी खुसूसी मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से आज मॉडल टाउन में और ग्रीन टाउन में सेकंड टर्म उनके टर्म में हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये सेकंड टर्म में सस्ते बाज़ार लग रहे हैं। अभी चूँकि आप क्रिसमस की तैयारियाँ देखने के लिए आए और इसी ग्राउंड में आप देखेंगे, अगर आप दिखा सकें तो इस ग्राउंड में बाकायदा झूलों का एक फेस्टिवल होता है, स्टॉल्स खाने पीने वाले लगते हैं, बहुत खूबसूरत। अताउल्लाह तारड़ साहब इसको बड़े खूबसूरत तरीके से सजाते हैं और ख़ास तौर पर AC मॉडल टाउन के भी शुक्रगुज़ार हैं, DC साहब के शुक्रगुज़ार हैं जो खुसूसी तौर पर इंतज़ामात में बड़ी मदद कर रहे हैं। बड़े जो है वो
स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं ताकि जो मसीही बरादरी है वो बढ़ चढ़ कर क्रिसमस की तकरीबात से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अगर हम क्रिसमस से पेशगी इंतजाम की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो यहाँ सस्ते बाज़ार लगे हैं, तो दूसरी जानिब मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो अतराफ़ में जो सफाई का इंतज़ाम है वो भी जोश व खरोश से जारी है। LWMC की टीमें जो हैं वो मुतहर्रिक हैं ताकि जो इलाका जात हैं जहाँ जहाँ क्रिसमस की ख़ुसूसी तकरीबात होनी है उनको ख़ूबसूरत तरीके से सजाया जा सके। हर तरह से जो है वो एक दुल्हन की तरह वो इलाका जात जो हैं वो लगें। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्रिसमस की तैयारी से मुतालिक बाज़ार सजाए गए हैं, उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया है और किस तरह उनकी डेकोरेशन की गई है। आइए आपको आगे दिखाते हैं। अजी क्रिसमस की तकरीबात को जोश व जज्बे से मनाने के लिए गली मोहल्लों को, घरों को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां जो है वो पूरे जोश व खरोश से जारी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको यहाँ पे दिखाए तो गुलबर्ग का ये इलाका है जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया है बरकी कुमकुमों से और इसी के साथ चांद सितारा रंग बिरंगी झंडियों से एक तवील जो बाज़ार है उसको सजाया गया। और ये क्रिसमस की तकरीबात की मुनासिबत से इसे ख़ुसूसी तौर पर सजाया जाता है हर साल। और जो इमारतें हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया। चर्च के अंदर बाकायदा तौर पर क्रिसमस ट्री भी जो है वो रख दिए गए हैं जो कि आने वाले जो है उनसे जो है वो उसको अपने अकीदत का इजहार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अजी बताइएगा कैसा जोश व जज्बा है नौजवान नस्ल में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, बच्चों में, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? सबसे पहले मैं सलाम करूँगा अपने पूरे पाकिस्तान को। क्रिसमस मेरी तरफ से एडवांस मुबारक हो सबको। ये हमने अपने मेरे बच्चे, हमारे लड़के, नौजवान, ये सारा हर साल हम क्रिसमस डे जो सा है वो बड़ी ज़ोरों शोर से करते, डेकोरेशन करते हैं, घरों को सजाते हैं, चर्च को सजाते हैं, केक वगैरह कटिंग करते हैं और हमारे मौलाना वगैरह भी आते हैं, हमारे जो से अदर जो से हमारे अकलीती जो से हैं भाई, वो सब आते हैं और वो सब आन के हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम बड़ी जोरों जोर से मनाते हैं। अच्छा, ये जो बड़ा खूबसूरत तौर पे सजाया गया है, इस पे नौजवान आपके लगे रहे हैं, जते रहे हैं, कितनी मेहनत की है, कितने दिनों में ये बाज़ार सजा है और अभी मज़ीद क्या क्या प्रिपरेशंस की जा रही है? ये हमारे पहले वाले दिन से शुरू हो जाता है स्टार्टिंग, तो ये अभी 400 चल है। अभी भी कोई लाइटिंग रह गई है, कोई कुछ रह गया, कोई कलर रह गया। हम सारा हर साल करते हैं। ये हर लड़का, हर बच्चा, हर लेडीज़ जो खुशी से इसको सेलिब्रेट करते हैं। खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। आप बताइएगा, आप चर्च में भी मौजूद होते हैं, क्या क्या खुसूसी इंतज़ाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? आलमी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये जोश व खरोश से जब वो क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। हमारे ये जो है ना सारे नौजवान जितने भी यूथ है, ये तकरीबन अरसा 10 साल से जो है ना ये सारा बाज़ार से जाते हैं और बड़े जोश व जज्बे से 1 माह 1.5 माह क्रिसमस से पहले शुरू हो जाते हैं। अभी भी उनकी ये तैयारी मुकम्मल नहीं हुई। ये गेट अभी बनाना उन्होंने कुछ अंदर ये सारा डेकोरेट करते हैं और ये सब कुछ जितने भी यूथ है उनको ये क्रेडिट जाता है। हर साल वो बेचारे मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। जी, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। आलमी दुनिया को ये पैगाम दिया जाता है कि पाकिस्तान में भी जो क्रिसमस है उसको बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है, मजहबी आज़ादी के साथ मनाया जाता है और तमाम मसीही बरादरी जो है वो क्रिसमस के जितने भी त्यौहार हैं उनको बड़े अपने अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं, जिसके लिए ये प्रिपरेशंस जारी हैं। दिसंबर के आगाज़ से ही जो है वो बाज़ार सजा दिए जाते हैं, चर्चों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाता है, दुल्हन की तरह सजाया जाता है ताकि हर आने वाला जो चर्च में विज़िटर्स है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो क्रिसमस की तकरीबात को जारी सारी रखे। ये सिलसिला दिसंबर के शुरू से ही शुरू हो जाता है और ये जनवरी के मिड तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है और इसी तरीके से इमारतें सजी रहती हैं। जो मसीही बरादरी उनके साथ मुसलमान बरादरी भी जो शाना बशान होती है, शाना बशाना इनके साथ तमाम तकरीबात में शरीक होती है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की जो तकरीबात हैं उनको मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है और तमाम तर मुसलमान बरादरी भी मसीही साथियों के साथ जो है वो मिलकर इसको मनाती है और एक बड़ा पुरअमन और जो है वो पैगाम जो है वो दुनिया को दिया जाता है। जी।